अगर ध्यान दे दिया जाए तो 30 से 35 नंबर आराम से उठ सकता है, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। चलो बिना वक्त ऐसे ही काहे टाइम फालतू में पास करें, स्टार्ट करते हैं वर्ण से। चलो पहला बात बाबू, आखिरकार वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? जैसे पहला है बाबू वर्ण। अब तुम पूछेगा वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं? देखो बाबू, वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई ध्वनि जिसे टुकड़ा या टुकड़े न हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं बाबू अ, जैसे हम क्या बोले अ। अब अ का हम टुकड़ा कर सकते हैं बाबू? नहीं ना। अ में क्या मात्रा है? कुछ भी नहीं। अब एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा से समझने के लिए। बोलते हैं हम क, क्या बोले? क। तो अगर गौर से देखा जाए बाबू, तो क में हम क में अ की मात्रा आ रहा, क में अ की मात्रा आ रहा। लेकिन तुम्हारा वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जैसे टुकड़ा न हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो चलो बाबू अब समझते हैं। जैसे शब्द निर्माण की लघुत्तम इकाई ध्वनि क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण। अब आते हैं बाबू, एक सेकेंड। वर्ण के अब समझते हैं बाबू, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो मुख्य से बाबू वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं बाबू? दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हुए हैं इंग्लिश में वोवेल और कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ पर पढ़ते हैं क्या बाबू? उसी का हिंदी स्वर्ण और व्यंजन। जैसे बाबू हिंदी वर्णमाला में आराम से कब चीज़ समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन वहाँ गलती ना हो। हिंदी वर्णमाला में बाबू 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना बाबू? 11, और व्यंजनों की संख्या कितना होता है? 33 होता है। कितना होता है? 33। यानी हिंदी पहले क्या हम बोले थे बाबू? तो वर्ण कितने भागों में बांटा गया है? वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब हिंदी वर्णमाला के हिसाब से बाबू स्वर कितने होते हैं? 11, और व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब हम समझने का प्रयास करते हैं बाबू कि आखिरकार स्वर किसे कहते हैं। आखिरकार हम स्वर किसे कहते हैं? चलो बाबू, अब यहाँ पर हम समझेंगे क्या? स्वर। चलो बाबू आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्यूशन होना चाहिए। देखो बाबू स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में जिसके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है बाबू, उसे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ये एग्जाम में नहीं पूछता है, इस पर इतना मत ध्यान दो। डायरेक्ट आते हैं एग्जाम के व्यू से, क्या समझना, डायरेक्ट आते हैं स्वरों के भेद। किस पे आते हैं बाबू? स्वर के कितने भेद होते हैं। अगर स्वर का परिभाषा तो समझो ना बाबू कि वे ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में वायु बिना किसी के अवरोध के बिना, मतलब किसी अवरोध के बिना अगर निकलते हैं आवाज़, तो उसे हम स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। अब समझते हैं बाबू उदाहरण के आधार पर स्वरों के भेद। क्या समझेंगे बाबू? स्वर के भेद। स्वरों के भेद। चलो आराम से समझ, टेंशन नहीं। देखो बाबू स्वर के भेद 3 होते हैं। स्वर के भेद 3 होते हैं। पहला होता है बाबू ह्रस्व स्वर। पहला क्या है बाबू? ह्रस्व स्वर। दूसरा है बाबू दीर्घ स्वर।
दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर, और तीसरा है बाबू तुम्हारा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब इन तीनों पर बनाने का प्रयास या समझने का प्रयास करेंगे। तो समझो बाबू ह्रस्व स्वर आखिरकार किसे कहेंगे। देखो बाबू ह्रस्व स्वर हम किसे कहेंगे, एकदम आराम से समझने का प्रयास करेंगे, उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। अगर ना समझ में आए तो फिर कुछ भी। देखो बाबू ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे। ह्रस्व स्वर इन्हें मूल स्वर तथा एकमात्र स्वर भी कहते हैं, एक मात्रात्मक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसको उच्चारण में क्या लगता है, कम समय। अगर इसको आसान भाषा में बोले तो ह्रस्व स्वर उसे हम कहते हैं जिसे बोलने में या उच्चारण करने में बहुत कम समय लगे, बहुत कम समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बाबू, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखो यहाँ पर लिख देते हैं, ह्रस्व स्वर हम किसे कहते हैं, जिस इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो, बहुत कम समय लगता हो, उसे हम क्या बोलेंगे बाबू, ह्रस्व स्वर। क्या बोलेंगे, ह्रस्व स्वर। चलो अभी भी समझ में नहीं आता तो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे में लिखते हैं बाबू, सब कोई बोल के देखो, सब कोई बोल के देखो, प्रैक्टिकल देखो। अ में कुछ ज़्यादा लग रहा है, अब बताओ उच्चारण में ज़्यादा समय लग रहा है, नहीं ना, यही हुआ ह्रस्व स्वर। चलो एक एग्जाम्पल लें, और एग्जाम्पल लेते हैं बाबू। देखो आ हो गया, अब बोलते हैं ई, ज़्यादा स्वर लगा, ज़्यादा नहीं लगा बाबू टाइम, तो इसे कौन सा स्वर हो गया, ह्रस्व स्वर। अब बोलते हैं बाबू, एक एग्जाम्पल नहीं हजारों एग्जाम्पल लेते हैं, टेंशन नहीं लो। अब बोलते हैं ऊ, हाँ लेकिन बिना मात्रा वाला लेना है। अगर मात्रा वाला लेंगे तब तो टानना पड़ेगा रेगा आवाज़ को। जैसे देखो ई हो या ऊ, और अगर मात्रा लेंगे तो हो जाएगा ऊ, यानी इसमें समय लग रहा है, तो ये ह्रस्व स्वर नहीं होगा। आ रहा है समझ में? तो चलो ह्रस्व स्वर आया समझ में बाबू, फिर से समझाने का हम प्रयास करते हैं। ह्रस्व स्वर हम उसे कहते हैं जिसे उच्चारण करने में क्या लगे बाबू, बहुत कम समय लगे, जैसे तुरंत एकदम मुंह से निकल जाए। जैसे अ, कोई ज़्यादा लंबा समय लगा, जैसे उ ज़्यादा समय लगा, जैसे ई ज़्यादा समय लगा, नहीं ने, तो ये सब है बाबू ह्रस्व स्वर। ये सब कौन सा स्वर कहलाएगी, ह्रस्व स्वर। अब आते हैं बाबू, दूसरा है तुम्हारा दीर्घ स्वर। क्या है बाबू, दीर्घ स्वर। अगर ध्यान से देखेगा तो इसमें ही दीर्घ लिखा हुआ है। दीर्घ का मतलब ही होता है बाबू थोड़ा ज़्यादा उच्चारण में करने में वक्त लगे। कोई भी शब्द अगर हम बोलते हैं जिसमें ज़्यादा समय लगती है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, दीर्घ स्वर कहते हैं। नहीं तो अगर इसी के टाइप में हम इसका उत्तर लिखना चाहते हैं या परिभाषा लिखना चाहते हैं बाबू, तो इसके उच्चारण में आराम से एकदम समझेंगे, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, फर्स्ट क्लास है। इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का, क्या बाबू, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, दुगुना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। कितना आसान बात है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो कोई भी शब्द है जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं बाबू, तो दीर्घ स्वर हम उसे कहते हैं जो ह्रस्व स्वर से उच्चारण में दुगुना समय लगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं बाबू, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर अ है तो यहाँ पर आ कर दिए, ज़्यादा समय लगा कि नहीं लगा, लगाने। अब इसी का एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, हम क्या बोले थे कि बिना मात्रा के होगा और ज़्यादा जो समय लगेगा उसमें हर एक में मात्रा लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ से एक ट्रिक और मिलता है बाबू कि जिसमें मात्रा ना लगा हुआ रहे उसे हम कौन सा बोलेंगे, ह्रस्व स्वर बोलेंगे, और जिसमें मात्रा लगा हुआ रहे उसे हम दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, वहाँ एग्जाम पूछेगा एकदम पहचान लेंगे। अगर याद भी नहीं है तो एकदम डायरेक्ट पहचान लेंगे कि जिसमें मात्रा पढ़े थे कि जिसमें मात्रा लगा हुआ रहेगा उसे बोलने में ज़्यादा समय लगेगा, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अगर ये भी याद नहीं है तो वहाँ बोल के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एग्जाम में दिया रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो वहाँ लिखा हुआ रहेगा ऑप्शन में बाबू का, क, ई, उ। आप बोलो
तो वहाँ बोल के पहचानना है, पूछा है निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो बोलेंगे का। देखो ये क्या लगा हुआ है, बोलने में समय लग रहा है, फिर देखो क, इसमें समय लग रहा है, नहीं ने, अब ये क्या हो गया, सही हो गया। अब अगला उच्चारण करके देखेंगे जांच करने के लिए, जैसे ई, देखो क्या है ऊपर, मात्रा है तो ज़्यादा समय लगता है। अगला है ऊ, देखो कौन सा ऊ है बाबू, मात्रा वाला है, तो इसमें भी समय लगेगा, इसलिए करेक्ट कौन है, क। इस प्रकार क्वेश्चन गलत हो सकता है, नहीं होगा। चलो, प्लुत स्वर से क्वेश्चन तुम्हारा नहीं पूछा जाता है बाबू। देखो अगर प्लुत स्वर समझना है तो संस्कृत में प्लुत का एक तीसरा भेद माना जाता है, वो संस्कृत में प्लुत का एक तीसरा भेद माना जाता है बाबू, पर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे समझो ना बाबू, जैसे समझो क्या लिखा हुआ, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको ओम पढ़ते हैं, यही बीच वाला जो भाग है प्लुत है, मतलब छिपा हुआ, इसको ओम कहते हैं। लेकिन हिंदी में नहीं पढ़ना तो काहे ने माथा झंझट करे, क्या जरूरी है करना, हमको नंबर उठाना है 10वां में और 12वें में, हमको नंबर से मतलब है। अब आते हैं बाबू प्रयत्न के आधार पे, एकदम टेंशन नहीं लेना, सिलेबस बाई सिलेबस होगा, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर हम पढ़ा देंगे कि एक ट्यूशन भी व्याकरण से घटेगा नहीं, नंबर नहीं कटेगा। चलो बाबू, अब आते हैं बाबू प्रयत्न के आधार पे। किसके आधार पे बाबू, प्रयत्न के आधार पे। आराम से समझना, समझने का एकदम पूरा प्रयास करना। क्या है बाबू, प्रयत्न के आधार पर। आराम से एक एक चीज़ समझाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना बाबू। देखो प्रयत्न के आधार पे इसका परिभाषा है बाबू कि जीव के प्रयत्न के आधार पर, जीव के प्रयत्न के आधार पर। क्या है बाबू, जीव के प्रयत्न के आधार पर कितना भेद होता है बाबू, 3 भेद होते हैं। आराम से समझने का प्रयास करेंगे, टेंशन नहीं, सब क्वेश्चन नहीं पूछता है, हम पूछता है जो हम बताते हैं ना, टेंशन क्या, से परिभाषा है। तो प्रयत्न के आधार पर ये प्रयास, यानी जीव के आधार पर कितना भेद, 3 भेद। अब जीव से कौन कौन बनता है उसके बारे में समझाते हैं बाबू। तो पहला क्या होता है, चलो 3 भेद होता है प्रयत्न के आधार पे। तो पहला क्या है, पहला तुम्हारा है बाबू अग्रस्वर। पहला क्या है बाबू, अग्रस्वर। दूसरा क्या है बाबू, आराम से एक चीज समझेंगे, टेंशन नहीं लो, दीर्घ स्वर। नहीं 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 नहीं, दीर्घ स्वर तो शायद अभी शायद हम पढ़ाए थे उच्चारण के समय या मात्रा के आधार पर, जो 3 भेद होता है, हरा स्वर, ये सब स्वर के भेद पढ़ाए थे ना। अग्र स्वर, फिर पीछे वाला को भाग को कहते हैं पश्च स्वर, पश्च स्वर। फिर बीच वाला को कहते हैं मध्य स्वर, मध्य स्वर। अब एक एक करके आराम से समझने का प्रयास करेंगे। चलो बाबू, पहले समझते हैं प्रयत्न के आधार पर, यानी जीव के आधार पर 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बाबू, 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है बाबू, तो पहला होता है क्या, अग्रस्वर। अग्रस्वर उसे कहते हैं बाबू, जो जीव है ना, ये इसको अगला भाग को अग्रस्वर कहते हैं। जीव के जो आगे है वो अग्रस्वर होता है। और पश्च स्वर मतलब जीव का सबसे अंदर वाला भाग, यानी सबसे पीछे वाला भाग, जिसको आंतरिक बोल भी सकते हैं, लेकिन आंतरिक बोलना उचित नहीं है। अगर आंतरिक हम बोलेंगे तो ज्योग्राफिकल भाषा में हो जाता है आंतरिक मतलब सबसे नीचे, जैसे पृथ्वी का आंतरिक भाग, ये बोलना उचित नहीं। पश्च मतलब पीछे बोल सकते हैं, यानी जीव का पीछे वाला हिस्सा को हम पश्च स्वर कहते हैं। और फिर मध्य स्वर है, यानी जो बीच वाला हिस्सा है जीव का, उसको मध्य स्वर बोलते हैं। तो चलो बाबू, आखिरकार हम पश्च स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में बाबू, जिन स्वरों का उच्चारण में जीव का, किसका बाबू, जीव का उपयोग, जीव का अगला भाग, जीव का अगला भाग ऊपर या नीचे स्पर्श करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अग्रस्वर। लिख देते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में जीव
जीभ के जिन शब्दों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग, यानी कौन सा भाग, अग्रभाग, जीभ का अगला, अगला मतलब क्या हम बोले थे बाबू, अग्र, अगला भाग ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे स्पर्श करता हो, उसे ही तो हम बोलेंगे बाबू अग्रभाग। जैसे, चलो अब भी नहीं समझ में, जैसे बोल के देखो तो बाबू, ई, ई देखो तो नीचे सट रहा है कि नहीं सट रहा है। अगर ये सट रहा है तो आराम से समझ लेंगे कौन सा स्वर है बाबू, अग्र स्वर। कौन सा स्वर है, अग्र स्वर। जैसे ई, फिर ई तो मात्रा वाला ही हो गया, बिना मात्रा वाला भी ई बोलो, फिर बोलो बिना मात्रा वाला ऊ आ सकता है बाबू, एकदम आ सकता है, काहे नहीं आ सकता है। ऊ आएगा नहीं, गलत बात, ऊ नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, ए आएगा, ए, ये कौन सा मात्रा होगा, अग्र स्वर होगा। क्योंकि जब भी हम इसका उच्चारण करें यानी बोल रहे हैं तो मेरा जीभ का अगला भाग ऊपर या नीचे स्पर्श कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जीभ का अग्रभाग। क्या बोलेंगे बाबू, अग्र स्वर। अब आता है बाबू पश्च स्वर। क्या बाबू, पश्च स्वर। पश्च स्वर का बाबू जिन स्वर को उच्चारण में जीभ का पिछला भाग समान स्थिति से, क्या बोल रहे हैं बाबू, समान स्थिति से उठता है, मतलब हल्का बहुत थोड़ा बहुत देखा कुछ बोलेगा शब्द तो उठता है, तो उसे हम पश्च स्वर कहेंगे। नहीं कह सकते हैं बाबू, बोलो। जिन स्वरों के उच्चारण में, इसका भी परिभाषा लिख देते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पश्च भाग, पश्च मतलब पीछे वाला भाग क्या होता हो बाबू, थोड़ा बहुत उठता हो। क्या होता हो, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ क्या हो, उठता हो। उसे हम कौन सा स्वर बोलेंगे बाबू, पश्च स्वर बोलेंगे। जैसे बोलो तो बाबू ओ, देखो तो अंदर से आवाज़ आ रहा है ना, अगर आवाज़ आ रहा है और फिर जीभ के पीछे वाला भाग ओ, देखो तो दोनों जैसे कर भी अगर बोल रहे हैं तो उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, तो एकदम आराम से उठेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा स्वर है, पश्च स्वर है। जैसे ओ, आ रहा है समझ में, जैसे ओ। अभी देखो बाबू, अब तुमको हम बताए हैं, अभी क्या बताए हैं, ओ, ऊ, ऊ, क्या, ऊ। और एग्जाम्पल दे बाबू, हैं, ओ, ओ दिए दिए, ओ देखो तो ओ बोलो तो उठ रहा है कि नहीं उठ रहा। इसका मतलब ये सब कौन सा स्वर हो जाएगा बाबू, पश्च स्वर हो जाएगा। अब आते हैं क्या, मध्य स्वर में। किस में आते हैं बाबू, मध्य स्वर में। तो देखो बाबू, मध्य स्वर में क्या हो सकता है, तुम ही बताओ, मध्य स्वर में क्या हो सकता है। देखो बाबू, मध्य स्वर में हिंदी में है जो बाबू अ है, जो स्वर केंद्रीय है। क्या है, केंद्रीय स्वर है हिंदी में बाबू। इसका परिभाषा है बाबू, हिंदी में अ स्वर कौन सा स्वर है बाबू, केंद्रीय स्वर है। कौन सा है, केंद्रीय स्वर है। टेंशन एकदम नहीं लो, कह रहे हैं ना अच्छा जगह है हो, टेंशन एकदम मत लो, केंद्रीय स्वर है। इसके उच्चारण बाबू जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। अ बोलोगे तो इसके उच्चारण में बाबू, इसके उच्चारण में कौन सा है, मध्य है तो मध्य बीच वाला को बोलते हैं बाबू। तो उसके उच्चारण में बाबू जीभ का मध्य भाग मतलब होता है बाबू बीच वाला भाग। मध्य भाग थोड़ा बहुत ऊपर उठता है, थोड़ा बहुत ऊपर उठता है। इसे ही हम बोलते हैं क्या बाबू, मध्य स्वर। जैसे हिंदी में क्या है, अ बोलो, अगर अ बोलेगा तो
तो क्या होगा मध्य भाग अ, देखो तो थोड़ा ऊपर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, यानी हम पहचानने का क्या प्रयास करेंगे कि ये मध्य स्वर है। जैसे अब एग्जाम्पल थोड़ा प्रयास करते हैं बाबू। चलो, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से आप बताइए कि अग्र स्वर कौन है, या निम्नलिखित में से अग्र स्वर को पहचाने। ऑप्शन तुम्हारा है बाबू, ऑप्शन ए ई, फिर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ओ, फिर ऑप्शन नंबर सी डी, नहीं डी नहीं, ऑप्शन नंबर ई अ, ऑप्शन नंबर अ, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब हम तुमको कितना बढ़िया पढ़ा दिए हैं कि याद रहे चाहे न रहे, बोल के थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे बोलते हैं कि तुम्हारा प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से अग्र स्वर कौन है, तो हमको पता होगा अग्र मतलब आगे वाला, अग्र मतलब जीभ देखेंगे बोल के कि आगे सटता है कि नहीं सटता है, ऊपर या नीचे सटता या स्पर्श करता हो। तो चलो देखते बोलते हैं बाबू। देखो बोल रहे हैं ई, देखो ई बोल रहे हैं तो नीचे सट रहा है कि नहीं सट रहा है, यानी थोड़ा देर के लिए हमको लग रहा है कि यही होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं और देख लेते हैं, हो सकता है कि ये नहीं हो सकता अगर कंफर्म करना चाहते। अब बोलते हैं बाबू ऊ, क्या बोल रहे हैं बाबू ऊ, तो अगला भाग का बाद है ये ऊ बोल रहे हैं तो पीछे से अंदर से आवाज आ रहा है ना बाबू, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। और तो इसी एक ही को शब्द है, तो तुमको पता है कौन सा भाग है, मध्य स्वर है, थोड़ा बहुत ऊपर उठता है, ये भी गलत। अब इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि तो पहले हम घेर ले हैं, तो ये भी गलत, ये सही। अब बताओ इससे बेहतर और क्या तुमको चाहिए। ट्यूशन बनना, हमको विद्वान नहीं बनना, सिर्फ क्या बनना चाहिए, ट्यूशन बनना चाहिए। अगर ट्यूशन बन जाएगा तो विद्वान तो हो ही जाएंगे। आया समझ में इतना, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो बाबू, अब अगला पढ़ते हैं मुखाकृति के आधार पे। किसके आधार पे बाबू, मुखाकृति के आधार पे। मुखाकृति के आधार पे, मुखाकृति का तात्पर्य है बाबू कि मुंह से अगर कोई वर्ड बोलते हैं तो किस में ज़्यादा मुंह खुलता है, किस में कम खुलता है, किस में न के बराबर खुलता है, उसी के बारे में। मुख मतलब ये वाला मुंह के बारे में पढ़ाना। तो चलो बाबू, आखिरकार मुखाकृति के आधार पे कितना वर्ग में इसको बांटा गया है बाबू, 4 वर्ग में बांटा गया है। कितना वर्ग में, 4 वर्ग में बांटा गया है। चलो समझते हैं। पहला है बाबू संवृत्त। पहला क्या है बाबू, संवृत्त। लग रहा है बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, पढ़ो ना। देखो बाबू संवृत्त, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह क्या होता हो, बहुत कम खुलता हो। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता हो, बहुत कम खुलता हो, उसे हम क्या बोलेंगे बाबू, संवृत्त बोलेंगे। जैसे बाबू बोलो तो ई, ज़्यादा समय लग रहा है, नहीं लग रहा है। जैसे ई, तो थोड़ा बहुत और खुल रहा है कि नहीं, मुँह खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। ई थोड़े बहुत नहीं खुल रहा है बाबू। ऊ ज़्यादा खुल रहा है। ऊ इसमें लग रहा है नाम मात्र का मुंह खुल रहा है, तो इसे कौन कहेंगे, संवृत्त कहेंगे। इसमें मुख कम खुलता है। पहला हो गया संवृत्त, जो कोई भी स्वर का उच्चारण में जिससे क्या लगे, मुख बहुत कम खुले, उसे संवृत्त कहेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, संवृत्त स्वर बोलेंगे। जैसे ई ऊ आ रहा है समझ में। अब अगला पढ़ते हैं बाबू अर्ध संवृत्त।
देखो बाबू, यहाँ पर नाम है तुम्हारा अर्ध समृद्ध। नाम ही क्या लिख दिया है बाबू? अर्ध समृद्ध। मतलब वे बाबू क्या कि वे स्वर जिनके उच्चारण में समृद्ध स्वर से क्या ज़्यादा मुख खुलता हो, ज़्यादा मुख खुलता हो या उससे दुगुना खुलता हो। एक से एकदम लिखेंगे, टेंशन कर रहा है, एकदम नहीं समझ में आना चाहिए। खुलता हो उसे हम क्या कहेंगे? अर्ध समृद्ध कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं बाबू अर्ध समृद्ध में ए, देखो तो इसे डबल खुल रहा है कि नहीं खुल रहा? जैसे ए, और वहाँ क्या बोलते हैं? ई, देखो थोड़ा सा बोलो ए, देखो तो ज़्यादा खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? उससे डबल। अब आते हैं बोलते हैं ओ, देखो खुल रहा है ना उससे ज़्यादा बाबू, एकदम आराम से समझना है ओ। तो ये क्या हुआ? अर्ध समृद्ध नहीं हुआ ना। अब एक और है बाबू विवृत। 3 नंबर है तुम्हारा विवृत। क्या है बाबू? 3 नंबर विवृत। जिन स्वरों के उच्चारण बाबू मुख है जो पूरा खुलता हो उसे हम विवृत स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में लिख देते हैं तुम्हारा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख यानी मुख पूरा खुलता हो बाबू, उसे हम विवृत स्वर कहते हैं बाबू। एकदम टेंशन नहीं लो। जैसे बोलेंगे आ, देखो तो पूरा मुंह खुल गया कि नहीं खुल गया? का, खा, ये सब मुँह पूरा मुंह खुला कि नहीं खुला विवृत में? एकदम आराम से समझेंगे। जैसे आ, खा, जा, जाना होगा, जा में तालु सट रहा है, जा भी हो जाएगा, पूरा मुंह खुल रहा है, जा, खा, जा, ना इत्यादि। और बहुत करोड़ों एग्जाम्पल तुम दे सकते हो आराम से। खाली समझो ना यार, समझने का तो खेल, अगर समझ गए तो एग्जाम्पल एकदम अपने आप दोगे। अब अगला है बाबू अर्धवृत्त। 4 नंबर क्या है बाबू? अर्धवृत्त। क्या है बाबू 4 नंबर? अर्धवृत्त। जिसके उच्चारण में बाबू मुख क्या खुलता हो? आधा खुलता हो। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता हो। क्या खुलता हो बाबू? आधा खुलता हो, उसे हम कौन सा वृत्त कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? अर्धवृत्त कहेंगे। जैसे बोलने का प्रयास करो बाबू आप अ, देखो तो आधा खुला कि नहीं खुला? जैसे अ। अब फिर क्या हो सकता है बाबू? हो सकता है ए, देखो तो आधे नहीं खुल रहा है बाबू। फिर एक हो सकता है, एक क्या हो सकता है? ओ, पूरा खुल रहा है बाबू, आधा खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है बाबू? एकदम आराम से समझने का प्रयास करेंगे। यही सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बाबू। जैसे तुमके यहाँ पर आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा है जो विवृत है, या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो, मतलब यही सब पूछा जाता है। अगला क्लास में आएगा बाबू तुम्हारा ओष्ठ के आधार पे। चलो अभी ये पढ़ा देते हैं ओष्ठ के भी आधार पे। कल डायरेक्ट चालू करेंगे व्यंजन, आज स्वर खत्म ही कर देते हैं। चलो बाबू ओष्ठाकृति के आधार पे पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बाबू? ओष्ठाकृति के आधार पे। देखो बाबू आराम से समझना पड़ेगा। ओष्ठाकृति मतलब कोई सा स्वर या कोई शब्द जिसको उच्चारण में ओष्ठ
स्पष्ट सटता है या कम खुलता है उसी के पाठ पढ़ेंगे। ओष्ठ कौन सा शब्द बोलते हैं तो पूरा सटता क्या बोलते हैं? तो ओष्ठाकृति के आधार पे हम बांटे हैं बाबू 3 प्रकार में। कितना प्रकार में बांटे हैं बाबू ओष्ठाकृति को? 3। कितना में बांटे हैं बाबू? 3 प्रकार में बांटे हैं। पहला है वृत्ताकार, पहला है बाबू वृत्ताकार। क्या है बाबू? पहला वृत्ताकार। क्या है? आराम से बोलना। वृत्ता देखो जिनके उच्चारण में क्या बोल रहे हैं, जिनके उच्चारण में होठों की, जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्ताकार रूप लेती है उसे हम वृत्ताकार कहते हैं। लिखाना भी पड़ेगा बाबू, तुम ही बताओ। चलो लिख लेते हैं। जिनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति, होठ मतलब ओष्ठ, उस उच्चारण में ओष्ठों मतलब होठों की आकृति, होठों की आकृति कैसा बनता हो बाबू? वृत्त का रूप ले लेती हो। क्या चीज़ का रूप ले लेती होगी बाबू? मतलब वृत्त के समान ले लेती होगी, वृत्त के समान हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं बाबू? वृत्ताकार, वृत्ताकार ओष्ठ कहते हैं। चलो बोलने का प्रयास करते हैं ना बाबू। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बाबू बोलो तो ऊ, देख रहा है, अगर ऊ हम बोल रहे हैं बाबू, ऊ देखो तो वृत्त का रूप ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अभी मत बोलना कि नहीं वृत्त नहीं अंडाकार है, नहीं, ये मत बोलने का प्रयास करना। यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक, यहाँ रिसर्च नहीं कर रहे हैं। ट्यूशन में, हॉल में ट्यूशन बनना चाहिए, एग्जाम हॉल में। ऊ बोल रहे तो क्या बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है यार देवरीत? फिर ये तो बिना थी वाला बोले थे, फिर बोलेंगे दीर्घ वाला ऊ, औ कैसे होगा? औ, हाँ देखो औ भी बोल रहे हैं, तो सब कैसा बन रहा है बाबू? इस टाइप का बन रहा है। तो ये क्या हुआ? वृत्त रूप में बन रहा है। ये सब शब्द बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताओ। अब अगला दूसरा आता है, तो दूसरा क्या आएगा बाबू? दूसरा आता है अवृत्ताकार। 2 नंबर है तुम्हारा अवृत्ताकार। समझते हैं अवृत्ताकार मतलब किसे कहते हैं बाबू? इनके उच्चारण में होठों की आकृति अवृत्ताकार होती है। अवृत्ताकार मतलब वृत्ताकार का रूप नहीं लेती है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ, ओष्ठ यानी होठ क्या रहती है बाबू? अवृत्ताकार रहती है। वृत्ताकार रहती है यानी वृत्त का आकार धारण नहीं करता है, उसे हम क्या बोलेंगे बाबू? अवृत्ताकार। जैसे हम बोलने का प्रयास करेंगे बाबू, ई, बताओ वृत्त बना नहीं ना बना, तो क्या हो गया? अवृत्ताकार। जैसे ई बना, ये कौन सा है बाबू? ई, देखो जीव आगे वाला सट रहा है, हरा स्वर या व्यंजन कुछ भी है, पढ़ाए थे ना अभी। ई, फिर होगा ई वाला ई, फिर होगा ई ए, फिर होगा ई ए। आया समझ बाबू? तीसरा नंबर। 3 नंबर क्या होगा बाबू? उदासीन होगा। तीन नंबर क्या होगा बाबू? उदासीन होगा। उदासीन मतलब चेहरा लटकाए हुआ नहीं दिखता है। जैसे बोलो तो बाबू नहीं लग रहा है कि लगता कोई मर गया, जैसे पूरा एकदम उदास बैठो, लग रहा है कितना गम में डूबा हुआ है, उससे हम क्या बोलेंगे? उदासीन। जैसे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं बाबू, आ स्वर के उच्चारण में हमें ओठ क्या होता है? उदासीन होता है। इसका डायरेक्ट बता देते हैं। अ, क, ख मतलब जिसमें मात्रा ना रहा। अ के उच्चारण में, अ के उच्चारण में ओष्ठ क्या होता है बाबू? क्या होता है? उदासीन रहता है। उदासीन रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं? उदासीन ओष्ठ। चलो बाबू आज यहीं पर अंत करते हैं। मिलते हैं अगला क्लास। अगला क्लास में आते हैं व्यंजन को लेकर।
और अगला क्लास में आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्यूशन करवाएंगे, किस टाइप में पूछता है। अगर इसको ध्यान से समझ लिया, इतना आसान भाषा तो समझाया बाबू, अगर इसको नहीं समझ पाओगे तो कहाँ समझ पाओगे। अगर ये समझ में, देखो मेरा यूट्यूब पर आने का पर्पस ही यही है बाबू कि जिसको जो क्लास भी नहीं कर पाता है उसको कम समय में ज़्यादा नंबर कैसे उठाया जाए और आसान भाषा में समझकर, बस मेरा यही है। चलो आज तो ख़त्म किए स्वर, अगला क्लास में व्यंजन ख़त्म करते हैं बाबू। अगर अच्छा समझ में आए तो आपकी जैसी इच्छा।